भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की लड़ाई दशकों से चली आ रही है, पर अब यह मांग काफ़ी जोर पकड़ चुकी है और यह मांग संसद में भी बराबर उठने लगी है। गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन ने हाल ही में बताया कि उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग है। रवि किशन के अलावा भोजपुरी सिनेमा के दो अन्य सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी और निरहुआ भी संसद में मौजूद है। पिछले महीने जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, तो उनके मंच से भी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग उठी थी। इसके पहले भी कई सांसद इस मांग को लेकर अमित शाह से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जब बिहार आते हैं तो अपने भाषणों में भोजपुरी बोलने की कोशिश करते हैं। चुनाव के समय भोजपुरी में ट्वीट भी होता है, यानी सबको भोजपुरी भाषियों का अपनी भाषा के प्रति जबरदस्त लगाव के बारे में पता है और वो उसे अलग अलग तरीके से भुनाते रहते हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के संघर्ष और इतिहास के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जब कहा था कि मैं भोजपुरी भाषियों के भावनाओं को समझता हूं, तब भोजपुरी भाषियों को लगा था कि भोजपुरी भाषा का दिन अब बदलने वाला है और 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कराने का संघर्ष अब समाप्त होगा। लेकिन उसके बाद सरकारी तंत्र में बाधा और महापात्रा समिति की रिपोर्ट की आड़ में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का मामला आगे नहीं बढ़ सका। कई बहाने बनाए गए। कहा गया भोजपुरी को बढ़ावा देने से हिंदी का विकास बाधित होगा। साथ ही एक और बहाना यह है कि भोजपुरी का अपना व्याकरण नहीं है। ये दोनों बातें काल्पनिक और निराधार हैं। ये कुछ खास लोगों द्वारा थोपा हुआ सवाल है, क्योंकि असल हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है। उदाहरण के लिए, जैसे अंग्रेजी भाषा में कई लैटिन और ग्रीक शब्दों को शामिल किया गया है, हिंदी में ही दैनिक जीवन में संस्कृत, अरबी, फारसी और अवधी भाषाओं को के शब्दों का प्रयोग होता रहता है। ठीक वैसे ही भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग भी अब हिंदी में धड़ल्ले से हो रहा है। इसके उदाहरण तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस और सूरदास की कविताओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब जहाँ तक भोजपुरी व्याकरण की बात है, तो आज भोजपुरी की 1 दर्जन से अधिक व्याकरण की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें ग्रियर्सन द्वारा लिखा एक भोजपुरी व्याकरण है। भोजपुरी अकादमी पटना से प्रकाशित भोजपुरी व्याकरण, भाषा शास्त्री उदय भान तिवारी द्वारा लिखित भोजपुरी भाषा और साहित्य, डॉक्टर जयकांत द्वारा मानक भोजपुरी भाषा व्याकरण आरचना, भोजपुरी ठेठ भाषा व्याकरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखित भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र और भोजपुरी ग्रामर डिक्शनरी एंड ट्रांसलेशन आदि शामिल हैं। भोजपुरी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोजपुरी कभी दरबारी भाषा नहीं रही है। यह हमेशा से मेहनतकश मजदूर समाज की भाषा रही है। इसकी सहज सरलता और शालीनता, मधुरता के कारण भोजपुरी भाषा भी मैथिली भाषा जितनी आकर्षक और सुनने में मधुर है। अगर हम भोजपुरी के इतिहास के बारे में जानें, तो भोजपुरी का इतिहास इस प्रकार बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के परमार राजा ने अपने पूर्वज महाराजा भोज के नाम पर बिहार के आरा जिले में भोजपुर नामक एक गांव बसाया। समय के साथ गांव एक परगना बन गया। परगना शब्द पुराने समय में उपयोग होता था। इसका मतलब ब्लॉक या अनुमंडल जैसा हो सकता है। बाद में जनसंख्या बढ़ती गई और परगना को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम नयका भोजपुर पड़ा और दूसरे का नाम पुरनका भोजपुर। यहाँ के निवासियों ने जिस भाषा को अपनी बातचीत का माध्यम बनाया, उसे ही भोजपुरी कहा गया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर ग्रियर्सन भोजपुरी की भौगोलिक सीमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह नेपाल के घाघरा नदी से गंगा दोआब तक फैला हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भोजपुरी का प्रयोग 7वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। महाराजा हर्ष के शासनकाल के दौरान ईशान गुप्त और बेनी माधव ने भोजपुरी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसकी मूल लिपि कैथी थी। सन 1293 में भोजपुरी को प्रामाणिकता माना जा सकता है। 13वीं शताब्दी में भोजपुरी का प्रयोग जोरों पर शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी तक बिहार के न्यायालयों में भी भोजपुरी का प्रयोग होने लगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक मंजरी की लेखिका मालती शर्मा ने इस पर विशेष चर्चा की है। हालांकि भोजपुरी भाषा में लेखन के शुरुआती संकेत कबीर, रैदास और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भी मिलते हैं। कबीर दास की एक निर्गुण रचना को हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, दुल्हिनी गाहूँ मंगलचार, मोर घर आयो राजा राम भरतार। यहाँ जायसी की एक 12मासी कविता भी उदाहरण है, जिसमें लिखा है, या बैसाख तपन अति लागी, चोवा चीर चंदन आ आगी, सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागी सौहरत हाका। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के लोग जहाँ भी गए वो 2 चीज़ों को अपने साथ लेके गए। एक तो अपनी भाषा भोजपुरी और दूसरा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस।
इनके साथ भोजपुरी भाषा फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, सिंगापुर, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और नीदरलैंड तक पहुंच गई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो विदेशों में अभी भी जीवित और जागृत है, इसका श्रेय इन्हीं श्रमिक और व्यापारियों को जाता है जो बिहार से जगह जगह गए थे। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संवैधानिक प्रयास की बात करें तो सबसे पहले 1969 में चौथी लोकसभा के सदस्य भोगेंद्र झा ने एक प्राइवेट बिल के माध्यम से इसे पेश किया था। तब से अब तक 19 बार ऐसे प्राइवेट बिल पेश किए जा चुके हैं। भोजपुरी भाषी सांसदों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया था कि भाषा जिसे विदेशों में भी मान्यता प्राप्त है, उस भाषा को भारत में संवैधानिक अधिकार मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए भोजपुरी को नेपाल, मॉरिशस में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। नेपाली भाषा को भारत में भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अब उम्मीद है कि इस बार भोजपुरी को भी भारत में संवैधानिक मान्यता मिलेगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक प्रावधान था। बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसमें बोडो जो सबसे कम आबादी वाला भाषा है वह भी शामिल है। इन 8 भाषाओं को बोलने वालों की कुल आबादी लगभग 5.25 करोड़ होगी। इसकी तुलना में देश विदेश में भोजपुरी भाषियों की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है। यह देखकर आप सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि भोजपुरी भाषा आज भी भाषाई अन्याय की शिकार है। इस संदर्भ में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह भी कहते हैं कि वाणी की मुक्ति ही मनुष्य की मुक्ति है और वाणी की मुक्ति के लिए जरूरी है कि इसके अस्तित्व को मान्यता दी जाए। अगर भोजपुरी को पहचान मिलती है तो उसे अपनी अपार क्षमता को उजागर करने का अवसर मिलेगा। भोजपुरी के लिए ईमानदार रहने की बात होती है और अब सिर्फ इस पे केवल राजनीति होती है। भोजपुरी भाषी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अफसोस जताया था कि मैंने भोजपुरी में क्यों नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो कुछ और अच्छा लिखा जा सकता था। बाकी आप भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मांग के ऊपर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।